प्रोबेशन ऑफिसर क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या चीज है, मीन्स ए ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है एज ए प्रोबेशन ऑफिसर अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। अब हमको यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया गया कि भाई आपको जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसको जानना है तो यू हैव टू गो, कहाँ पे जाना है हम लोग को, जो प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 है वहां पर। ठीक है, तो जब हम वहां पर गए, वहां पे जो हम लोगों ने देखा कि प्रोबेशन ऑफिसर है क्या, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे एक्सेस सेक्शंस है जहां पर प्रोबेशन ऑफिसर के ड्यूटीज वगैरह के बारे में मेंशन है। ठीक है, जो भी चीजें प्रोवाइडेड हैं, तो वो सबके पास पीडीएफ थी कि नहीं है ऑफेंडर्स एक्ट से रिलेटेड, जो ऑफेंडर एक्ट है उसकी पीडीएफ है आपके पास? कल मिनाली ने शेयर की थी शैलेंद्र। हेलो, आई डोंट हैव, मेरे पास डोंट नहीं है। हैव, अच्छा शैलेंद्र वॉइस नहीं आ रही क्या? एक सेकंड में देखती हूँ। This is the YouTube video. अभी तो नहीं है मेरे पास भी, आई थिंक आई हैव डिलीटेड। ठीक है, और सर्च करते हैं। शो हो रहा है सबको? जी ठीक है, जिन तक आवाज नहीं आ रही क्या, शैलेंद्र और ये जगमोहन? आ रही मैम। आ रही है, यस में बोलते रहा करो भाई। ठीक है, तो ये इसके थ्रू हमको पता लगाना है कि भाई प्रोबेशन ऑफिसर होता कौन है। ठीक है, ये डेफिनेशन में दिया गया है, देन पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन नाउ। सर क्लास, हाँ हाँ, हेलो। देखो ये जो सेक्शन 13 है ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, देख रहे हैं सब लोग? तो आप बता सकते हो कि ऑफेंडर्स एक्ट की सेक्शन 13 में ये दिया गया है कि द प्रोबेशन ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट शैल बी अ पर्सन अपॉइंटेड बी ए प्रोबेशन ऑफिसर बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर क्या लिया है, ए पर्सन प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस बाय ए सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड इन हिज बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये चीज अभी हम बताएंगे आपको। इन एनी एक्सेप्शनल केस एनी अदर पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट इज फिट टू एक्ट एज ए प्रोबेशन ऑफिसर। अभी ये तीनों चीजें बताते हैं। ठीक, लेकिन हमको किसके अकॉर्डिंग चलना है, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर एक कोई ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो सोसाइटी से रिलेटेड है। थर्ड, या फिर इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट इज फिट, किसके लिए फिट है, इस पोस्ट के लिए। समझ आ रहा है? मतलब उसको नॉलेज होनी चाहिए।
इस पर्टिकुलर एरिया में जिस जिस चीज की जरूरत होनी चाहिए उससे रिलेटेड इनको नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन को। अगर वो ऐसा लगता है कोर्ट को कि ही इज फिट टू बी ए प्रोबेशन ऑफिसर, तो उस सर्कमस्टेंसेज में एक्सेप्शनल केस में उसको भी रब बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूटीज तो बाद में आ जाती है, पहले हम ये तीनों चीजें अपने जो स्लाइड के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक, तो ऑफेंडर जो एक्ट है अपना, उसमें जो जिन लोगों के बारे में बात की गई है वो कौन कौन लोग हैं। सबसे पहला जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ऑफेंडर हिमसेल्फ। दिखाई दे रही है स्लाइड? जी मैम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफेंडर एक्ट है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज। तो भाई यहाँ पे जो लोगों की बात की गई है इस एक्ट के अंदर, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यहाँ पे क्या चीज आ रही है नजर, कि भाई ऑफेंडर खुद के, उसके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं ऑफेंडर के खुद के बारे में। ठीक है, फिर श्योरिटीज, श्योरिटीज कौन सा होता है, श्योरिटीज का कब ली जाती है, जो कोई बेल वगैरह। हाँ ठीक है, उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक, और किसके बारे में, कुछ चीजें कोर्ट के बारे में भी बताई गई हैं, वो हमने यहाँ पे नहीं डाली है, बट जो मेन 3 चीजें हैं, और जो थर्ड दैट इज प्रोबेशन ऑफिसर, वो उसके खुद के बारे में यहाँ डाला गया है। तो भाई ये जो एक्ट है वो 3 तरीके के पर्सनल्स को कवर करता है, दैट इज ऑफेंडर हिमसेल्फ, श्योरिटीज एंड प्रोबेशन ऑफिसर, जिसको 3 या फिर 4 सेक्शन में, आप जैसे मैंने सर्च किया उसके अंदर डाला गया है। ऑफेंडर्स एक्ट में 4 ऐसे सेक्शन हैं जो प्रोबेशन ऑफिसर से रिलेटेड बात करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेना, जो अभी अभी हमने बताया है दैट वाज सेक्शन 13। ठीक है, जो मोटा मोटा पूरी चीज बता रहा है। ठीक, एक है सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 13, सेक्शन 14 और एक आई थिंक सेक्शन 7 है। तो 7, 14, 13 एंड 2B लिख लिया। लिख लिया सबने? या तो हम स्लाइड ये शेयर करेंगे तब ये डाल देंगे सेक्शंस। ओके, ठीक है, सेक्शन यहाँ पे 2B हो गया आपका, कॉमा सेक्शन 13, कॉमा 14 एंड कौन सा बोला था, 7। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद वो हमने अभी धीमे धीमे पढ़ेंगे, जो बोलते जाएंगे उसमें शायद कवर अप हो जाए आपकी चीजें। उसके बाद अब हम देखते हैं कि भाई जो रोल है प्रोबेशन ऑफिसर का वो जेजे एक्ट में क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रोबेशन ऑफिसर की, जो अडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे ज्यादा रोल इन तरीके के प्रोबेशन जो ऑफिसर्स होते हैं उनका रोल जेजे एक्ट में कई गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू अडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो काम है, जो सुपरविजन एंड ऑल का, वो ज्यादा होता है जब आप अडल्ट प्रिजनर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जहां पे इनका स्पेसिफाई किया गया है, तो वहां पे अगर उस समय जो प्रोहिबिशन ऑफिसर नहीं है, तो जेजे एक्ट में इतना ब्रॉड है जेजे एक्ट कि उसमें सब्स्टिट्यूट या फिर आप कह लो ऑल्टरनेटिव भी दिए गए हैं कि इसकी जगह पे कौन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अभी कहाँ पे पढ़ा था, 13 के अंदर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वही सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है कि अगर हम बात करें कि भाई जेजे एक्ट का जो स्कोप है इन रिगार्ड टू प्रोबेशन ऑफिसर वो बहुत एक्सटेंडेड है। ठीक है, कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर पर्सन को प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया है या फिर कोई प्रोबेशन ऑफिसर अभी नहीं है, और जैसे कि आप देख रहे हो जो क्राइम का रेट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक, पर जो पोस्ट है प्रोबेशन ऑफिसर की वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक, कि हमको भाई प्रोबेशन ऑफिसर बहुत ही कम है और जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऑफेंडर्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक, जुवेनाइल आप ले लो। ठीक है, तो ये अगर पूरा आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो इनका जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो इस केस में अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है,
उसकी जगह पे जेजे एक्ट में प्रोविजंस डले हुए हैं जहां पे ऑल्टरनेटिव है। आप कह दो ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर भी आप देख रहे हो, ठीक है, वो स्कोप है एक तरीके से कि भाई अगर नहीं है तो कौन कौन हो सकता है। वो हम लोग 13 के अंदर पढ़ के आए हैं अभी। अभी हमने एक नजर मारी थी, एक सेकेंड। ये देख, ये स्लाइड दिख रही है जी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ प्रोबेशन ऑफिसर का काम नहीं है, यहाँ पे काम सिविल सोसाइटी का भी स्टार्ट हो जाता है, कम्युनिटी का भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि भाई कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी सोसाइटी का है, जो सोशल वर्कर है कह लो आप, या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर टाइप के जो होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आप प्रोबेशन ऑफिसर के लिए आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, कि भाई कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया कोई पर्टिकुलर ऐसा सोशल वर्कर जिनको कोर्ट को लगता है कि वो देख रेख कर सकता है इस पर्टिकुलर पर्पस पर। ठीक है, तो जो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करी या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने उसको कंसिडर किया कि ये पर्सन अप्रोप्रिएट है, तो उसको भी रखा जा सकता है। या फिर क्या रखा जा सकता है कि भाई कोई आपका गार्जियन हो सकता है, उस बच्चे का गार्जियन, ठीक है, गार्जियन भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, या फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप देख रहे हो जो भी पर्सन जो फिट है उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। अब यहाँ पे काम क्या क्या करने हैं, वो काम कौन कौन से हैं भाई, ये काम ये 14 के अंदर दिए गए हैं। ठीक, तो हमने देखा कि प्रोबेशन ऑफिसर अगर नहीं है, या तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है प्रोबेशन ऑफिसर, अगर नहीं है, कमी है, और रेट तो आप देख ही रहे हो, क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है, तो जो रेशियो है जुवेनाइल और प्रोबेशन ऑफिसर्स का वो सही नहीं है। ठीक है, बहुत कम और ज्यादा का रेशियो चल रहा है। तो इन केसेस में कोई भी पर्सन अदर देन दैट प्रोबेशन ऑफिसर जो लगता है बाय द कोर्ट कि ये फिट है, उसको भी यहाँ पे रखा जा सकता है। वो कोई भी हो सकता है, उनका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, गार्जियन भी हो सकते हैं, और कोई भी ऐसा पर्सन विच इज फिट अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। इतना समझ में आया? जी। ठीक है, तो अब भाई अब देखना है कि प्रोबेशन ऑफिसर जब ये डेफिनेशन में आ गए कि कोई भी इन 3 तरीके के लोग प्रोबेशन ऑफिसर के हो सकते हैं, तो इन सबकी ड्यूटीज दी गई हैं 14 के अंदर। ठीक, तो पेरेंट्स भी आ गए, कोई सोशल वर्कर भी आ गए, चाइल्ड वेलफेयर जो यहाँ पे कौन होते हैं ऑफिसर्स आ गए, उनको भी रखा जा सकता है। कोई भी ऐसा पर्सन विच डीम्स टू बी फिट बाय द कोर्ट, उनके अब ड्यूटीज क्या हैं, क्योंकि वो भी प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब आए उनकी ड्यूटीज क्या है, यहाँ पे हमने स्लाइड में भी मेंशन कर रखी है। हाँ, ये देखिए, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ SIR, दैट इज सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब ये बात कहाँ की आ रही है, रोल ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर ड्यूरिंग इंक्वायरी। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होती है, इंक्वायरी की बात होती है। ठीक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंक्वायरी चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे जब इंक्वायरी की बात आ रही है तो ये टास्क क्या है, जो 14 के अंदर जो टास्क दिए गए हैं वो क्या क्या हैं। एक सेकंड, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को दोनों। एक मिनट, टास्क हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ड्यूटीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 14 में नहीं दी, मैंने अलग से वो सर्च किया है। तो सबसे पहले जो 3 तरीके के लोग जिनको प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन के अंदर डाला गया है, उनके अकॉर्डिंग उनकी ड्यूटीज अब क्या है भाई। तो सबसे पहले उनको क्या करना है, इंक्वायर करना है। इंक्वायर इन अकॉर्डेंस विद एनी डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट इनटू द सर्कमस्टेंसेस और होम सराउंडिंग। अब ये भी कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया, ये चीज ये देख रहे हो आप लोग, SIR, दैट इज सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो इनका जो ये टास्क है पहला वाला, वो ही इनकी ड्यूटी के अंदर यहाँ पे मेंशन है। समझ में आ रहा है आपको कि क्योंकि उनको क्या यहाँ पे तैयार करना है, सोशल सराउंडिंग से रिलेटेड, कि भाई जो बच्चा है जिसने पर्टिकुलर क्राइम किया है, उसके माँ बाप कौन है, किस सर्कमस्टेंसेस में वो रह रहा था, उसके दोस्त कौन है, उसकी एजुकेशन क्या है, उससे रिलेटेड जो भी उसके सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है, जो एक्यूज है उससे रिलेटेड किसको इंक्वायर करना है, यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफिसर को। तो प्रोहिबिशन ऑफिसर का काम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जैसे ही किसी पुलिस वाले ने किसी ऑफ जो चाइल्ड है उसको अप्रीहेंड किया, पकड़ा, ठीक है,
उसके बाद जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने वो जाएगा, तब जो पुलिस ऑफिसर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, दो लोग को खबर करना। एक तो प्रोबेशन ऑफिसर को खबर करना, जो ऑलरेडी स्टेट द्वारा अपॉइंट किए जा चुके होंगे उनको, और एक किसको करना, उनके पेरेंट्स को, जो पर्सन यहाँ पे जिस बच्चे को आपने पकड़ा है। समझ आ रहा है? हेलो? जी। ठीक है, जैसे ही आपने पकड़ा बच्चे को, आपको किसको इन्फॉर्म करना है, दो लोगों को। वहीं आपका प्रोबेशन ऑफिसर की एंट्री हो जाती है। ठीक है, अब जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने वो बच्चा जाएगा, तो उसके साथ साथ ये दोनों लोग भी वहां पर होने चाहिए, बच्चे के पेरेंट्स या फिर गार्जियन, और सेकंड दैट प्रोबेशन ऑफिसर। अब कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्ट कर देगी, क्या करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए, कि भाई देखो जाके विद एनी डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, साफ साफ लिखा हुआ है कि उसका जो सर्कमस्टेंसेस है, किस सर्कमस्टेंसेस में पला बड़ा, क्या पेरेंट्स करते हैं, क्या फ्रेंड सर्किल है, क्या एजुकेशन है, किस किस चीज के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट है, उस सारी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है कोर्ट में। उसको हम किस नाम से भी जानते हैं, SIL। एक सेकंड, ये ठीक है, SIR, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। समझ में आ रहा है निशा और वंदिता? यस। ठीक है, तो इसको SIR के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि पहला काम उनको यही दिया गया है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे जो मैंने लिखा है, दैट इज सुपरविजन ड्यूरिंग बेल पीरियड। अब भाई अगर इंक्वायरी वगैरह में ऐसा फाउंड होता है कि या तो उसको बेल पीरियड के लिए थोड़े दिनों के लिए रिहा कर दिया गया, ठीक है, तब उस पीरियड में क्या करना है, तो सुपरवाइज करना है इन प्रोबेशनर्स एंड अदर पर्सन प्लेस्ड अंडर हिज सुपरविजन एंड वेयर नेसेसरी एंडेवर टू फाइंड देम सूटेबल एनवायरनमेंट। अब उनका ये काम है कि भाई आप देखते रहिए कि उनके ऊपर एक तो नजर रखिए, जो भी रिहा होके गए हैं जुवेनाइल्स, कि वो किस कंडीशंस में कहाँ क्या रह रहे हैं, सुटेबल एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो भी उनको अगर कोई टास्क दिए गए हैं। ठीक है, टास्क कैसा होता है, जैसे मान लो कि वो लोग आप कह सकते हो कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उनको लगा दिया एज ए रिफॉर्मेटिव अप्रोच की तरीके, रिहैबिलिटेशन अप्रोच की तरीके से। ठीक है, ये जैसे लिखा है ना ई पॉइंट पे, परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज। ठीक, जैसे कि उनको अपने में चेंज लाने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए, कि उनका माइंड दूसरी चीजों में डाइवर्ट हो, तो इस प्रोबेशन पीरियड में उनको कोर्ट क्या करती है, और भी काम दे देती है, टास्क टाइप के दे देती है कि आपको ये करना है। ठीक है, किसी शॉप वगैरह में लगा दिया कुछ काम करने के लिए, किसी मार्केट वगैरह में लगा दिया, किसी लाइब्रेरी वगैरह में लगा दिया, इस तरीके के छोटे छोटे काम जो कि उनके रिहैबिलिटेशन में एक कहीं का सपोर्ट आपको मिल सके, एड ऑन कर सके चीजों को, और उनका माइंड क्या है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो सके, इसलिए कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर दे देती है। तो यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर को कहीं ना कहीं इन चीजों को भी देखना होता है। ठीक है, फिर क्या है, एडवाइज एंड असिस्ट ऑफेंडर्स इन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और कोर्ट कॉस्ट ऑर्डर बाय द कोर्ट। ये तो अलग तरीके का है, ये ऑब्वियसली बात है, जो उनके गार्जियन होंगे उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। उसके बाद हाँ, एक चीज होती है दैट इज इंडिविजुअल केयर प्लान। इंडिविजुअल केयर प्लान क्या होता है, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किसी कह लो आप लोग बच्चे को छोड़ दिया, ठीक है, आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, बेल वगैरह की बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसका जो बिहेवियरल स्टडी हो गई या फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, हर चीज की उससे रिलेटेड, उसका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, इन्हें उसको क्या कर रहे हैं ये लोग प्रोहिबिशन ऑफिसर मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी, इंडिविजुअल केयर प्लान में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे शायद मैंने मेंशन की होंगी। हाँ, ये इंडिविजुअल केयर प्लान के अंदर ये जो सुपरविजन है बेल पीरियड के दौरान, ये सारी चीजें आ जाएंगी कि कैसे उनका डेवलपमेंट हो भी रहा है, बाहर जाके वो किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और उनको जो चीजें करनी थी वो कर भी रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो उनको टास्क दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा उनको वो फुलफिल कर रहे हैं, उसमें कैसा उनका इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजें यहाँ पे करवाई जाती हैं। अगर इंक्वायरी वगैरह के टाइम पे ये प्रूव हो जाता है कि पर्टिकुलर जो पर्सन है, जो चाइल्ड है, वो उसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है उस क्राइम में, उसने क्राइम किया है, और उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, एक सेकंड,
और उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहाँ भेज रहा है? रिफॉर्मेटरी होम्स वगैरह में, ठीक है, उसको रिफॉर्मेटरी होम्स वगैरह में भेज रहा है। तो वहां पे एक तरीके की ड्यूटी बनती है, किसकी ड्यूटी आ जाएगी यहाँ पर? बताओ किसकी ड्यूटी आई जाएगी? हाँ, प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी वहां पर भी आ जाएगी। देखो, या तो उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया, तब भी ड्यूटी आ रही कि नजर रखनी है। एट द सेम टाइम हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड जो प्रोबेशन ऑफिसर वो ना हो, उसके पेरेंट्स को ही अपॉइंट कर दिया गया हो, या फिर कोई रिलेटिव हो, या फिर गार्जियन हो, समझ रहे हो, उनको भी ध्यान रखने के लिए। तो वो भी क्या करेंगे, टाइम टू टाइम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक, जरूरी नहीं। हाँ, वो मैम किसी ना तो वो सुपरविजन आप आवाज आपकी कट हो रही, फिर से बोलिएगा। ये मैं कह रही हूँ किसी के सुपरविजन में ही उसको रखेंगे ना, कोई तो उसको सुपरवाइज करेगा, तो वो प्रोबेशन हाँ ऑफिसर ही होगा। हाँ, तो वो 3 तरीके के जो हम लोग 14 के अंदर पढ़ के आ रहे हैं ना, तो वो उनमें से 3 तरीके का कोई भी हो सकता है जिसको रिपोर्ट टाइम टू टाइम कोर्ट को देनी है। ठीक, इन केस अगर वो इंक्वायरी में पाया जाता है कि उसने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कहीं ना कहीं किया है, ठीक है, तो उसको कहाँ पे भेजा गया? यहाँ पर रिफॉर्मेटिव स्कूल्स वगैरह में भेज दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे फिर से टास्क आ जाता है इन तरीके के प्रोबेशन ऑफिसर्स का। अब उनको देखना है कि किस तरीके का उनका डेवलपमेंट करवाना है, एक्टिविटीज में भी इनको इन्वॉल्व रखना है, एट द सेम टाइम इनका ओवरऑल ग्रोथ कैसे होनी है। और अगर कोई इस तरीके के एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स लॉन्च करवाने हैं, जैसे कि एंट्री ड्रग वगैरह हो गया, अगर कोई जुवेनाइल है जो ड्रग्स वगैरह में जिसका इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको इस तरीके के प्रोग्राम्स के साथ कैसे उसको रिहेबिलिटेट करना है, इन सारी चीजों का एक तरीके की प्रिलिमिनरी असेसमेंट बनता है कि जहाँ पे ये सारी चीजें नोट डाउन होती हैं और जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो इस पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें किसका टास्क आ जाता है यहाँ पर? प्रोबेशन ऑफिसर का। समझ में आ रहा है इतना? ठीक, तो ये जो प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं, इनमें हर तरीके की क्वालिफिकेशंस होती है, कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड भी, साइकोलॉजी से रिलेटेड भी, और एक द सेम टाइम सोशल भी। ठीक, क्योंकि इन केस अगर यहाँ पर हम लोग 2 चीजें और देखना था हमको। लेट ज्वाइन किए, आधा क्लास तो वही गया इम्पोर्टेंट। हम्म, अब 2 चीज और आप लोग देख लेना जो अभी मैंने स्लाइड में नहीं डाली हैं। वो ये है कि जब हम बात करते हैं चाइल्ड इन विच इज नीड स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन, और एक कौन सा चाइल्ड होता है विच इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, तो 2 तरीके के यहाँ पे चाइल्ड को 2 कैटेगरीज में डाला गया है, चाइल्ड विच नीड केयर एंड प्रोटेक्शन और चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो जब भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ से रिलेटेड कोई भी केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने आता है, अब याद रखिएगा, जब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होता है, मतलब उसका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? लॉ के साथ। तो केस कहाँ पे जा रहा है? जेजे बोर्ड के पास जा रहा है। चाइल्ड विच नीड केयर एंड प्रोटेक्शन की बात जब आ जाती है, तब किसके पास जाता है केस? CWC के पास, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास। सबको समझ आ रहा है? वॉइस क्लियर आ रही है? 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सब फिर से बताएं, कोई रिपीट करो तो मुझे पता चलेगा आपको पता हुआ कि नहीं। हम जेजे एक्ट जब पढ़ते हैं तब 2 चीजें पढ़ते हैं, चाइल्ड विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप का, कि भाई उसने कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट किया है जो कि क्या है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, और कहीं ना कहीं वो लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में है, हो सकता है एज से रिलेटेड हो। ठीक, मतलब उसने अगेंस्ट लॉ किया है। ठीक है, अगेंस्ट द लॉज। ठीक, और एक तरीके का बच्चा, हेलो हेलो, वॉइस कट रही है। यस मैम।
सबको नहीं आ रही वॉइस? मैम मुझे आ रही है। विनीत, आ रही, स्पष्ट आ रही शैलेंद्र, आवाज मैम आपकी, हाँ, स्पष्ट आवाज आ रही है कहीं आपकी। कहीं कहीं नेटवर्क इशू है, शायद निशा को नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा। जब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, समझ लो बड़ा सर्किल, उसका एक छोटा पार्ट क्या हो जाता है, चाइल्ड विच नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसको देखने करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर हम चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, क्योंकि ऐसे ही बच्चे क्या बन जाते हैं, लॉ की कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा एक्ट करते हैं विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ से रिलेटेड कोई भी केस आता है तो वो कौन डील कर रहा है यहाँ पे, जेजे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और वो किसको डायरेक्ट करेगा, किसको डायरेक्शन देगा, प्रोबेशन ऑफिसर को डायरेक्शन देगा। मतलब जब बात आएगी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ से रिलेटेड, तब प्रोहिबिशन ऑफिसर को जेजे बोर्ड डायरेक्ट करेगा कि आपको कौन कौन सी ड्यूटीज टास्क करने हैं, जो अभी हम बातचीत करते हुए आए हैं इतनी देर से, जो डिस्कस करें हमने। ठीक है, अब बात आ जाती है सेकंड क्या है, चाइल्ड विच नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। जब चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन की बात आ रही है, उसने कोई लॉ के साथ छेड़छानी नहीं की है, बट उसको खुद ही केयर की जरूरत है। ठीक है, या तो उसके पेरेंट्स नहीं है, या तो उनको पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया है, या फिर वो बेगर्स हैं, या फिर रोड साइड जो आप दिख जाते हैं, इस तरीके के लोग हैं, बच्चे हैं। ठीक है, इन तरीके के बच्चों को क्या चाहिए, केयर एंड प्रोटेक्शन। अब इनसे रिलेटेड केस किसके पास जाएगा, इस तरीके के कोई बच्चे मिलेंगे तो सीडब्ल्यूसी के पास जाएगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक है, फिर चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है वो किसको डायरेक्शन देगी, वेलफेयर ऑफिसर को, जो हमने ऑलरेडी जेजे एक्ट में पढ़ा था अभी। समझ में आ रहा है शैलेंद्र? ठीक है, जी मैम। तो यहाँ पे दो चीजें अभी हम ये स्लाइड शेयर कर देंगे, उसमें और एड ऑन करना था मुझे, अभी हम कर नहीं पाए, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये आपके पर्सनल नॉलेज के लिए भी है। आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ते हुए जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफिसर को कौन ऑर्डर देता है, डायरेक्शन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देता है इन रिलेशन थ्रू चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, जैसे ही किसी बच्चे को पुलिस एप्रीहेंड करेगी, दो लोगों को सबसे पहले बताएगी। सबसे पहले किसको बताएगी, उनके पेरेंट्स को, एट द सेम टाइम प्रोहिबिशन ऑफिसर को, क्योंकि जैसे ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने इस बच्चे को लाया जाएगा तो ये दोनों लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोहिबिशन ऑफिसर नहीं है तो वो किसी ऑफिसर को इस तरीके से अपॉइंट कर देगी जिसमें क्वालिफिकेशंस होंगी। अगर इस तरीके का कोई और भी पर्सन नहीं है तो उसके गार्जियन वगैरह को अपॉइंट कर दिया जाएगा प्रोबेशन के टाइम पे। और वो भी कुछ नहीं है, उसको लगता है, तो कोई भी ऐसा सोशल वर्कर भी हो जाता है, जो वेलफेयर कमिटीज एंड ऑल हैं, उनसे रिलेटेड उनको अपॉइंट कर दिया जाता है कि आपको इन बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रोबेशन पे छूटेंगे उनको सुपरवाइज करना है, या फिर जो भी इन होम्स में जाएंगे, चिल्ड्रंस होम्स वगैरह में जो आएंगे, उनसे रिलेटेड जो भी टास्क होंगे, जो भी रिपोर्ट बनानी है आपको, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट, इंडिविजुअल केयर प्लान। ठीक है, और ये सारी चीजें, और एट द सेम टाइम प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ SIR, दैट इज सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो ये सारा काम हो जाता है प्रोविजन ऑफिसर का। प्रोविजन ऑफिसर ऑफेंडर्स एक्ट के सेक्शन 14 के अंदर डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिया है कि प्रोहिबिशन ऑफिसर इन 4 सेक्शंस के अंदर कवर अप हो रहा है इन ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है, ऑफेंडर्स एक्ट में 4 लोगों की बातें हो रही हैं। एक तो वहां पे जेजे बोर्ड आ जाता है, कोर्ट समझ लीजिए। यहाँ पे ऑफेंडर खुद, श्योरिटीज जिसके ऊपर वो रिहा होगा, और यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफिसर जिसके बारे में यहाँ पे ओवरऑल बात की गई है। ठीक है, तो रोल जो प्रोहिबिशन ऑफिसर का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है वो कई गुना ज्यादा है जब हम क्रिमिनल जस्टिस की बात करते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि ये सब मिलकर काम करते हैं, मतलब सोशल वर्कर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, इनको भी हम अपॉइंट कर सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफिसर। ठीक है, तो जेजे एक्ट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, मतलब जो कोर्ट्स हैं या फिर प्रोहिबिशन ऑफिसर उनकी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस पे भी डाली गई, सिविल सोसाइटी और कम्युनिटीज वगैरह पे भी डाली गई है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रोविजन पे रिलीज किया जा रहा है तो ये नेसेसरी नहीं है कि प्रोविजन ऑफिसर को ही इस तरीके से अपॉइंट किया जाए, पेरेंट्स, गार्जियन और जो भी पर्सन फिट है उसको अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रोल आ जाता है कि भाई उनका रोल लिमिटेड नहीं है। पुलिस जैसे ही
पकड़ती है वैसे ही 2 लोग का होना जरूरी है। उसके बाद उनके टास्क हमने देख लिए कि भाई वो प्रिपरेशन से लेके लास्ट में असिस्टेंस तक क्या क्या करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने 2 चीज और इम्पोर्टेंट देखी, दैट इज जब चाइल्ड विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ की बात करेंगे तो उस तरीके के केसेस जेजे बोर्ड के सामने जाएंगे, और जेजे बोर्ड किसको डायरेक्ट करेगी, प्रोबेशन ऑफिसर को, मतलब प्रोबेशन ऑफिसर बड़े लेवल पे आएगा, ठीक है। और जब छोटी लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट में है, जो सॉरी विच नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, इस तरीके के बच्चे जिनको केयर की जरूरत है, उनका किसके पास जाएगा केस, सीडब्ल्यूसी के पास, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास। वो किसको डायरेक्ट करेगी, वो करेगी वेलफेयर ऑफिसर को, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, वो भी डिफाइन है आपका जेजे एक्ट में, ठीक है। इतनी चीज समझ आ रही सबको? जी मैम। ठीक। अब इसके बाद एक क्लास कल हम और लेंगे, आज आपकी क्लास इतने ही तक रखते हैं। उसमें हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, तो उसमें उसका क्या क्या रोल है, वो चीज और हमको देखनी है, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ी थी ना कि ये भाई जो लास्ट वाला पॉइंट था, असिस्टेंस इन प्रिलिमिनरी असेसमेंट, इसको थोड़ा और हमको डिफाइन करना है। मैम ये ऊपर वाला पेज एक बार क्लिक कर दीजिए माउस से, हम ऊपर आपको वाली ये भेज स्लाइड। देंगे, ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। हाँ, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना कल वाला क्लास भी, तो फिर मैं अच्छा आपको कल भेज दूंगी, ठीक है। अभी तो मैंने चलिए ये 10 मिनट में जल्दी जल्दी बनाया, क्योंकि बिना इसके आप समझ नहीं पाते। चलिए ठीक, पेपर पर्पस से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, आपको वैसे भी मैम समझ बस आएगा कि भाई ऑफेंडर्स एक्ट है क्या, और जेजे में उसका क्या रोल है, एग्जाम ठीक है। पर्पस से अगर यही लिख दिया जाएगा तो अच्छे अंक मिलेंगे। हाँ, ये सफिशिएंट है आपका प्रोबेशन ऑफिसर को कवर अप करने के लिए। और ये याद भी किया जा सकता है, आसानी से रटा जा सकता है। हाँ, ये ओवरऑल आप प्रैक्टिकल अगर कर रहे हो, प्रैक्टिस में हो आप, तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक। ठीक है निशा, वंदिता, वंदिता ने लेट ज्वाइन किया था, आई थिंक किसने किया था, विनी ने। नो मैम, मैंने लेट ज्वाइन किया था आज। हाँ, तो छूट गया आपका, कल फिर से रिवाइज करवाएंगे। एक वैसे बार हमने आपको रिवाइज कर दी, कल मैं टाइम पर आ जाऊंगी। ओके मैम। हाँ, ठीक है। मैम आज वो शॉर्ट यूनिवर्सिटी क्लास ओपन आपकी हो रही है, क्या मैम यूनिवर्सिटी ओपन आज होगी? आपकी वहाँ शॉर्ट क्लास होगी। क्या सुनाई नहीं दे रहा, अब फिर से बोलिए। 4 बजे प्रिया मैम की क्लास है। अच्छा, मैं ये हाँ, कह रही हूँ कि आज आपने बहुत जल्दी क्लास मतलब ओवर कर दी। मैं 1 बजे से बट ले रही हूँ, तुम लोग लेट आए हो, कौन कौन था? देखिए मैं आपकी कॉलेज में बैठे हैं हम लोग, ओके मैम, थोड़ा काम है इसलिए ओके ओके। 15 मिनट पहले छोड़ रहे हैं आपको।